हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। परसों जो है हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। कौन सा पार्ट 1? आज जो हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। कल जो है किसी वजह से हम क्लास नहीं कर पाए। कल मुझे इमरजेंसी में जो है ड्यूटी जाना पड़ गया था, इसलिए कल की क्लास जो है मिस हो गई। लेकिन जो हमें कल पढ़ना था वो हम आज की क्लास में करेंगे। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती हैं, सेल के अंदर किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी हमने कल की क्लास में अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ लिया था। और जो फैराडे का विद्युत अपघटन का जो नियम है उसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा था। और जाते जाते एक सेल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था वोल्टाइक सेल। क्या था? वोल्टाइक सेल। जो सबसे पहला सेल बनाया गया था वो था वोल्टाइक सेल। उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि उसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, कैसे वो काम करता है, क्या उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज जो है हम आगे का पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि ये इतने प्रकार के प्राथमिक सेल होते हैं और ये द्वितीयक सेल होते हैं। वोल्टाइक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम डैनियल लेग्रांचे शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो हम सीसा अम्ल सेल के बारे में भी पढ़ लेंगे। जो लेड एसिड सेल होता है, जो घरों में हमारे बैटरी यूज होती है, उसके अंदर कौन से सेल होते हैं? उसके अंदर लेड एसिड सेल यूज किए जाते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे डैनियल सेल से। किससे? डैनियल सेल से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो डैनियल सेल होता है ये भी एक प्राथमिक सेल होता है, यानी कि इसको अगर एक बार यूज कर लिया तो फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है हम उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर वो इसका इलेक्ट्रोलाइट एक बार खराब हो गया, उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया, फिर हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसको बार बार चार्ज करके नहीं डिस्चार्ज कर सकते। ठीक है ना। देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। इसमें एक ना जो वोल्टामीटर है, जो वोल्टामीटर यूज किया जाता है वो किस धातु का बना जाता है? वो बना जाता है कॉपर की धातु का। जो हमने लेक्लांचे सेल लिए इसके बारे में, जो वोल्टाइक सेल जो पढ़ा है, वोल्टाइक सेल में क्या था? जो ये पत्थर था ये कांच की धातु का लिया गया था। किस धातु का? कांच की धातु का लिया गया था। लेकिन जो डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल के अंदर ये जो वोल्टामीटर है, जो ये पत्थर लिया गया है, ये कॉपर की धातु का लिया गया है। और ये कॉपर की धातु जो है एनोड का कार्य करती है। यानी कि इस सेल के अंदर एनोड के लिए कोई अलग से इलेक्ट्रोड नहीं लगाई जाती। ये जो पत्थर है यही एक इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है CuSO4। कौन सा? CuSO4। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना एक पोर्ट रखा जाता है जिसे हम कहते हैं पोरस पोर्ट। देखिए एक मिनट, एक अलग से इसके अंदर एक पोर्ट रखा जाता है, एक बर्तन रखा जाता है जिसे हम कहते हैं पोरस पोर्ट। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड रखी जाती है कैथोड की। देखिए जो ये वोल्टामीटर है इसने तो कर दिया एनोड का काम। ठीक है भाई। जो ये इस पोरस पोर्ट के अंदर, ये क्या था? ये था पोरस पोर्ट। और जो ये वाली रोड है इसे हम कहेंगे कैथोड। और कैथोड किस धातु की बनती है? ये कैथोड बनती है जिंक की। यानी कि जो एनोड है वो कौन है? कॉपर है। और कैथोड के रूप में हमने जिंक का इस्तेमाल किया है। और जो ये पोरस पोर्ट होता है ना, पोरस पोर्ट के अंदर जो रखा जाता है, पोरस पोर्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रखी जाती है वो होती है डाइल्यूट H2SO4। यानी कि इसके पोरस पोर्ट के अंदर क्या रखा जाता है? डाइल्यूट H2SO4 रखा जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर के इसमें रखी जाएगी पात्र में वो होगी CuSO4। अब जो ये जिंक की रोड है, जिंक की रोड के ऊपर क्या है? मरकरी धातु का लेप लगा दिया जाता है। किसका? मरकरी धातु का लेप लगा दिया जाता है। क्यों?
ताकि जो है लोकल एक्शन को खत्म किया जा सके। जो इसके अंदर दोष होता है, स्थानीय दोष, उसको खत्म करने के लिए जिंक की रोड पर हम मरकरी का लेप लगा देते हैं। और पोलराइजेशन इसके अंदर हो नहीं पाता है, क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है वो होता है CuSO4 का, इसलिए इसके अंदर पोलराइजेशन जो है हो नहीं पाता है, जो दोष होता है। अब इसके अंदर क्या है, रिएक्शन होता है। जैसे ही हमने लोड से कनेक्ट कर दिया इस सेल को, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे Zn। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं CuSO4 को। CuSO4 है और कॉपर की ही हमने रोड यूज की गई है, रोड करी है इसके ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा H2SO4 प्लस Cu। ये H2SO4 कहाँ से आया है, क्योंकि हमने जो अंदर भी है ना इसके यूज की है जो इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन सी दी है, वो है तनु गंधक, यानी कि डाइल्यूट H2SO4। इस जो ये समझ, इसको समझना ना, अगर इसको समझना आपको, तो आपको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा पहले। किसको, केमिस्ट्री को। और ये चीज़ ना हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, देखिए मैंने ना अभी तक बहुत सारे एग्जाम देखे हुए हैं, उन एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मैंने वो भी देखे हैं। जैसे टेक्स्ट बुक ऐप होती है एक, टेक्स्ट बुक ऐप का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें हर प्रकार के इलेक्ट्रीशियन का ना एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट के। आप वहां से भी देख लीजिए। मैंने अभी तक बहुत सारे तकरीबन ना सभी डिपार्टमेंटों के मैंने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। उनमें ना मुझे कहीं पर भी कोई भी एग्जाम में जो ये केमिकल रिएक्शन है ना, इससे सवाल नहीं दिखा अभी तक। मैंने DRDO का भी देखा भाई, इसरो का भी देख लिया जो क्वेश्चन पेपर होता है, और एक नहीं हर एक साल के देखे हैं जो जितने भी टेक्स्ट बुक के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। DRDO, इसरो, बार्क, DMRC, UPRVUNL, इन सभी के, और इससे भी ज़्यादा जो राजस्थान के भी होते हैं ना RVUNL के, उनके भी एग्जाम मैंने देखे हैं, ठीक है। अभी तक इस केमिकल रिएक्शन से सवाल नहीं पूछा गया है। सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल इस चैप्टर में ये पूछा जाएगा कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में कौन सा वो अमल यूज किया जाता है, कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है, एनोड के रूप में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, कैथोड के रूप में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, लोकल एक्शन को खत्म करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए कैसे, पोलराइजेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है, वोल्टामीटर किस धातु का बना होता है। ये इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ना कि ये कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई ये, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को बता रहा हूं कि इस चीज से कभी भी सवाल नहीं आया है एग्जाम में, चाहे वो आप कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम देख लो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं लेक-लांचे सेल पर। किस पर, लेक-लांचे सेल। ये ऐसा सेल है भाई जिसको अम्ल रहित सेल होता है। ये ऐसा सेल है जो अम्ल रहित सेल होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का। और एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो लेक-लांचे सेल है उसमें कौन सा अम्ल, कौन सा उसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का। किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है लेक-लांचे सेल में, NH4Cl। और पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए MnO2 का, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना देखिए कैसी होती है। एक कांच का वोल्टामीटर होता है, बीच में एक पोरस पोर्ट रखा जाता है इसके अंदर, जैसा कि हमने पिछले साल में देखा डैनियल सेल में। बीच में इसके राड रखी जाती है, और वो राड किस चीज, कौन सी धातु की होती है, वो बनाई जाती है कार्बन धातु की। किस धातु की, कार्बन धातु की, ठीक है। और एक राड जो है यहां पर खड़ी करी जाती है जो होती है जिंक की। कौन सी धातु की, जिंक के धातु की बनी होती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। कार्बन जो है एनोड का कार्य करती है, किसका, एनोड का। जिंक जो है कैथोड का कार्य करती है, ठीक है भाई। कार्बन के लिए किसका, एनोड का प्रयोग करेंगे,
यानी कि क्या, जो एनोड है उसके लिए कार्बन का प्रयोग करेंगे और जो कैथोड है उसके लिए जिंक का प्रयोग करेंगे। MnO2 का प्रयोग हम पोलराइजेशन को दूर करने के लिए करेंगे, ठीक है। और लोकल एक्शन को खत्म करने के लिए जिंक की रोड पर मरकरी का लेप लगा देंगे। और उस जब हम जिंक की धातु पर मरकरी का लेप लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अम्लग मेसन की क्रिया कहते हैं। एक मिनट, क्या कहते हैं, अम्लग मेसन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अम्लग मेसन वाला, ठीक है भाई। अब जो ये सेल होते हैं ना, लैकलांचे सेल, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां हमें रुक रुक कर करंट की आवश्यकता होती है। जहां पर हमें लगातार करंट की आवश्यकता नहीं है ना, वहां पर इस सेल का प्रयोग करेंगे। जहां पर हमें रुक रुक कर अगर करंट चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है, क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है, टेलीफोन होता है, वहां पर हमें लगातार करंट की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर रुक रुक के आवश्यकता होती है। इसलिए वहां पर किसका, लैकलांचे सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ना एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, कि जो हमें अगर लैकलांचे सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हमें रुक रुक कर करंट की आवश्यकता होती है, वहां पर हम लैकलांचे सेल का इस्तेमाल करते हैं। और इनका विद्युत वाहक बल कितना होता है, ईएमएफ 1.46 वोल्ट होता है। कितना, 1.46 वोल्ट होता है। और जो इससे पहले हमने पढ़ा डेनियल सेल का जो ईएमएफ वो कितना होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखना। लैग्रांज आ गया समझ। एक बार फिर से समझते हैं। एक कांच का पात्र लिया जाता है, उसके अंदर एक पोरस पोर्ट रखा जाता है, पोरस पोर्ट के अंदर एक राड रखी जाती है जो एनोड का कार्य करती है, और वो राड जो है कार्बन धातु की बनाई जाती है। एक अलग से राड जो इलेक्ट्रोड रखी जाती है, वो इलेक्ट्रोड जिंक धातु की बनी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पोलराइजेशन को दूर करने के लिए MnO2 का प्रयोग किया जाता है। लोकल एक्शन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर मरकरी का लेप लगा देते हैं जिंक के ऊपर, और जिंक के ऊपर मरकरी का लेप लगाने की क्रिया को हम अम्लगमेशन कहते हैं, अम्लगमेशन की क्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। इतना आ गया होगा समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला है ड्राई सेल। ड्राई सेल, ड्राई सेल में क्या होता है, एक पात्र रखा जाता है, और जो ये पात्र है, जो वोल्टामीटर है ना भाई, ये बनाया जाता है जिंक का। किसका, जिंक की धातु का बनाया जाता है। इसके अंदर भी एक पात्र रखा जाता है, नहीं पात्र नहीं, इसके अंदर ऐसे डायरेक्ट रोड रख देते हैं बीच में, सॉरी, बीच में एक रोड रख देते हैं, और ये बनी होती है कार्बन की, कार्बन की। और इस जो ड्राई सेल का दूसरा नाम है ना, वो क्या है, कार्बन जिंक सेल है। ड्राई सेल का अन्य नाम क्या है भाई, ड्राई सेल का अन्य नाम होता है कार्बन जिंक सेल, ठीक है। इसमें जो ये जिंक है ना, जिंक ये कैथोड का कार्य करती है, यानी कि जो ये पात्र है ये जिंक धातु का बना होता है, और ये जिंक जो है कैथोड का कार्य करता है। कार्बन जो है एनोड का कार्य करता है। किसका, एनोड का कार्य करता है। और इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का ZnCl2, जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, और POP का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका ना जो पेस्ट होता है, इनका पेस्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीपोलराइजेशन के लिए हमें MnO2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि पोलराइजेशन को दूर करने के लिए, या फिर हम डीपोलराइजर कहें, डीपोलराइजर के लिए हम MnO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो इनका ईएमएफ होता है, इनका ईएमएफ होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट के बीच में। आंतरिक प्रतिरोध इनका बहुत कम होता है, 0.2 ओम से 0.3 ओम के बीच, 0.2 ओम से 0.3 ओम के बीच होता है, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, कि जो इसके अंदर
पात्र है वो जिंक को बनाएगा जो कैथोड का कार्य करेगा। अंदर एक राड रखी जाएगी कार्बन की जिसे हम एनोड का काम करने के लिए वो करेंगे, ठीक है। और जो इसका अन्य नाम होता है कार्बन जिंक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4 से अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और POP का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डीपोलराइजर के लिए हम MnO2 का प्रयोग करते हैं। और जो ड्राई सेल का उपयोग जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा सेल होता है, ड्राई सेल ही यूज होता है। जैसे टॉर्च होगी, टीवी के जो रिमोट होते हैं उसके अंदर भी वही, क्लॉक में यानी कि जो दीवार घड़ी होती है उनके अंदर भी, खिलौनों के अंदर, टॉयज के अंदर भी ये यूज होगा, मल्टीमीटर के अंदर, ठीक है भाई। किसका यूज होता है, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। इसकी भी जो है ना केमिकल रिएक्शन आपको समझने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन कोई भी सेल की आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ना, थ्योरी आपको समझने की जरूरत है, थ्योरी आपको याद रहनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं ना वो सभी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। जो आप नोट्स बना रहे हो आप अपने नोट्स में ना एक एक पॉइंट को लिखते रहना, ठीक है। अब आगे समझते हैं भाई मरकरी सेल को। किसको, चार सेल हमने इससे पहले समझ लिया। मरकरी सेल, इसको ना बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बटन सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। बटन के आकार का होता है, आप सभी ने देखा है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका, बाहर का जो इसका ढांचा होता है वो किसका बना होता है, स्टेनलेस, यानी कि जो बाहर का जो आवरण होता है इसका वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। छोटे छोटे खिलौनों में आपने देखे होंगे बटन सेल, वो मरकरी सेल ही होते हैं। इसकी संरचना देखिए कैसे होती है। जो इसका बाहर का हिस्सा है ना वो यूज किया जाता है एनोड के रूप में। किसके रूप में, एनोड के रूप में। और वो किस धातु का बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का। किसका, एनोड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। इसमें नीचे ना एक परत लगाई जाती है, वो किसकी होती है, वो होती है HgO पाउडर की। किसकी, HgO। HgO क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड। यहां पर लिख देता हूं, किसकी होती है, मरकरी ऑक्साइड। और जो ये मरकरी ऑक्साइड है ना भाई, ये किसका काम करता है, डीपोलराइजर का। यानी कि यहां पर पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए MnO2 यानी कि मैग्नेट डाइऑक्साइड का नहीं, HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डीपोलराइजेशन के लिए HgO का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर लगा होता है सेपरेटर। और यहां पर जो है एक टर्मिनल बनाया जाता है, ये होता है जिंक का। कौन सा, जिंक। और ये कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ये टर्मिनल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया सेपरेटर। ये सेपरेटर क्या है, एनोड को और इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग रखता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है भाई। इसकी जो संरचना आपको समझ आ गई होगी। जो बाहर का जो ये बनाया गया है ये ग्रेफाइट का बनाया गया जो एनोड का कार्य करता है। एक बीच में एक रोड रखी जाती है, वो होती है जिंक की, जो कि कैथोड का कार्य करती है। अब मेन बात क्या है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका यूज होगा, वो होगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज होगा भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है KOH यूज होगा, यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और डीपोलराइजेशन के लिए आपने देख लिया HgO, डीपोलराइजेशन के लिए HgO का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। ये था मरकरी सेल। ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इनके अंदर EMF पता कितना होता है, 1.35 से 1.4 वोल्ट तक,
1.35 से 1.4 वोल्ट तक इनका ईएमएफ होता है। जैसे ही हम बाहर लोड से कनेक्ट करते हैं इसे, इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे हम इसके अंदर ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ, आपको पता है, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उसके अंदर जो छोटा कैलकुलेटर होता है ना, उसके अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो कलाई घड़ी, जो यानी कि हाथ में बांधने वाली जो घड़ी होती है, उसके अंदर भी इसी का प्रयोग किया जाता है, मरकरी सेल का। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सेम टू सेम होता है, ये भी ना बटन सेल के आकार का होता है। किसके? बटन सेल के आकार का होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। इनकी जो क्षमता होती है ना, जो दक्षता होती है, वो उच्च होती है मरकरी सेल से। जो इनकी दक्षता होगी ना, वो मरकरी सेल से उच्च होती है। ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है इनका भी। डिफरेंस क्या है सिल्वर ऑक्साइड में और उसके अंदर? इसके अंदर जो डीपोलराइजर है ना, वो एजीओ इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड। मरकरी सेल के अंदर कौन था? एचजीओ, मरकरी ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर, सेल के अंदर हम सिल्वर ऑक्साइड डीपोलराइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही अंतर होता है मरकरी सेल में और सिल्वर ऑक्साइड सेल में। उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हमने ना प्राथमिक सेल के सभी सेलों को समझ लिया है। वोल्टाइक सेल को भी, डैनियल सेल को भी, लैक्लांसे सेल को भी, शुष्क सेल को, मरकरी सेल को भी और सिल्वर ऑक्साइड सेल को। अब बचते हैं द्वितीयक सेल, सीसा अम्ल सेल। चलिए समझते हैं लेड एसिड सेल को, वो क्या होते हैं। देखिए, लेड एसिड सेल ना, ये सेकेंडरी सेल होते हैं। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। यानी कि पहले हम इसे चार्ज करेंगे, फिर हम लोड से कनेक्ट करके डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करने के बाद फिर हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि फिर से हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। चार्ज कर लिया, लोड से कनेक्ट करके डिस्चार्ज कर दिया, फिर हम इनको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि जो इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है ना, वो उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, प्राथमिक सेल के अंदर होती है अनुत्क्रमणीय। प्राथमिक सेल के अंदर क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। और जो द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, उनकी रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का क्या मतलब है? जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, हम उसे बार बार काम में ले सकते हैं। ठीक है भाई। इसलिए जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इनकी जो रासायनिक क्रिया होती है, वो होती है उत्क्रमणीय। चार्ज करके डिस्चार्ज करके फिर से रिचार्ज इसे हम कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब जो है हम इसके संरचना को समझते हैं। देखिए, लेड एसिड की संरचना आपको समझनी है ना, तो आपके घरों में जो बैटरी है, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी हुई है, बस उसकी संरचना को आप समझ लीजिए, आप लेड एसिड सेल को समझ जाएंगे। क्योंकि उस बैटरी के अंदर ही हमने लेड एसिड सेल का यूज किया है। ठीक है। एक आयताकार कंटेनर होता है भाई, एक कंटेनर होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। और ये किस चीज का? कठोर रबड़ का बना होता है। आपने घरों की बैटरी देखी होगी, उसके अंदर क्या है? बाहर का जो आवरण है वो किसका बना होता है? रबड़ के पदार्थ का बना होता है, यानी कि कठोर रबड़ का। और इसी इसी उसके अंदर कंटेनर के अंदर ना प्लेटें रखी जाती हैं। प्लेटें रखी जाती हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इसी के अंदर रखा जाता है। नीचे ना, नीचे का हिस्सा इसका थोड़ा उठा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे उठे हुए रहते हैं, ताकि जो इसकी जो प्लेटें हैं उन पे कोई गंद लगा हुआ है, कोई अशुद्धि लगी हुई है, वो नीचे गिरती रहती है यहाँ पर। ठीक है। और प्लेटें जो है यहाँ से तली से थोड़ा ऊपर हटाकर रखी जाती है, ताकि जो ये अशुद्धियाँ नीचे गिरी हुई है, इनसे प्लेटें शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए जो हम इसके अंदर ना डाइल्यूट वाटर का, उसका डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं,
जब आप बैटरी लेकर आते हो घरों में, आपको एक सलाह दी जाती है कि इसके अंदर ना साफ पानी डालना है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आशुद्ध जल डालना होता है, जैसे आरओ का पानी होता है, क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं गुजर पाता है। वो जो है इन प्लेटों के बीच में वो इनको अलग बनाए रखता है। ठीक है, इंसुलेटर का कार्य करता रहता है इन प्लेटों के बीच में। एक सबसे पहले क्या देखा हमने, इसके अंदर आयताकार एक कंटेनर होता है। इसमें क्या है, इसके अंदर प्लेटें रखी जाती हैं। ये जो प्लेटें हैं ना, ये लेड धातु की बनाई जाती हैं भाई। प्लेटें किस धातु की बनाई जाती हैं? लेड धातु की बनाई जाती है। याद रखना, सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि जो बैटरी होती है, लेड एसिड सेल बैटरी जो होती है, उसके अंदर हम प्लेटें कौन सी धातु की बनाते हैं? लेड धातु की बनाते हैं। ठीक है, और जो इनकी संख्या है ना, जो इनके अंदर प्लेटें यूज हो गई है, लेड इसकी लेड धातु की जो प्लेटें बनाई गई है, इनकी जो संख्या है वो नेगेटिव प्लेट की एक ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके अंदर जो प्लेटें होंगी ना, वो एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, यानी कि या तो वो पॉजिटिव होंगी या वो नेगेटिव होंगी। और नेगेटिव की जो संख्या है ना, वो एक ज्यादा होती है पॉजिटिव वाली से। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं, जो पॉजिटिव की प्लेट है उसकी संख्या एक कम होती है नेगेटिव से। अगर 24 प्लेटें पॉजिटिव की यूज हुई हैं तो 25 प्लेटें जो है नेगेटिव की यूज होंगी, ये कहना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, यानी कि नेगेटिव की प्लेट एक ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो इसके अंदर कंटेनर के अंदर प्लेटें रख दी हमने, मान लीजिए एक प्लेट ये होगी, एक दो तीन, मान लीजिए ऐसे प्लेटें रख दी हमने इसके अंदर। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा ना भाई, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम डाइल्यूट H2SO4 प्लस डिस्टिल्ड वाटर, इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, तनु गंधक और आसुत जल को मिलाकर बनाया जाता है जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। और वो किस अनुपात में बनाया जाता है? 3:1 में, 3:1 में बनाया जाता है। ठीक है, और जो इसकी अपेक्षित आर्द्रता होती है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षित आर्द्रता वो होती है 1280। कितनी होती है? 1280। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट भी आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर ना इन सेलों को अलग अलग रखने के लिए सेपरेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सेपरेटर लगाया जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों को अलग अलग रखने के लिए एक सेपरेटर लगाया जाता है। और इस प्लेट के ऊपर जो है एक कवर लगाया जाता है, जिसे हम सेल कवर बोलते हैं। यानी कि इस बैटरी को पूरी तरीके से ढकने के लिए इसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है। ठीक है भाई, और उसके ऊपर जो है एक वेंट प्लग भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वेंट प्लग। ये वेंट प्लग क्या है? जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो इसके अंदर एक गैस बनती है, उस गैस को बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब पानी डालते हैं हम, इसी वेंट प्लग को खोलकर इसके अंदर अशुद्ध जल को डालते हैं। और इसके ऊपर जो है प्लेट कनेक्टर लगाए जाते हैं। एक टर्मिनल मान लीजिए यहां पर हो गया, और एक टर्मिनल इस साइड बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो कि बाहर के लोड को इन्हीं टर्मिनलों से कनेक्ट किया जाता है। बाहर के लोड को इन्हीं टर्मिनलों से कनेक्ट किया जाता है। अब जो इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो 4 भागों में बांटी गई है। देखिए, सबसे पहले होती है फॉर्मिंग। सबसे पहली होती है इसके अंदर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग जो क्रिया है ना, वो दुकानदार के जो बैटरी को बनाता है ना, जो बैटरी को बनाता है वही फॉर्मिंग की क्रिया को कर देता है। क्या कहना चाहता हूं, जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मिंग का। और ये जो पहला स्टेप है, ये दुकानदार के द्वारा ही कर दिया जाता है, यानी कि जो इसको बेचता है उसी के द्वारा कर दिया जाता है। अब फॉर्मिंग के बाद इसके अंदर एक क्रिया होती है, उसे कहते हैं चार्जिंग। इसके बाद इसमें एक क्रिया होती है चार्जिंग। इसमें हम क्या, बैटरी को चार्ज करते हैं। और जब हम चार्ज करते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है, वो लेड पर ऑक्साइड की बन जाती है।
किसकी बन जाती है, लेड पर ऑक्साइड। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव प्लेट है वो किसकी बन जाएंगी, वो बन जाएंगी स्पंजी लेड की। समझ गए होगे आप इतना कि जब हम चार्जिंग करते हैं एक सेल को तो उसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेड पर ऑक्साइड यानी कि PbO2 की बन जाती है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो Pb यानी कि स्पंजी लेड की बन जाती है। और जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, चार्जिंग कर दिया पहले, फिर हमने इसे लोड से कनेक्ट करके इसको डिस्चार्ज कर दिया, और डिस्चार्ज करने की कंडीशन में इसकी जो दोनों प्लेटें हैं ना, दोनों प्लेटें बन जाती हैं लेड पर ऑक्साइड की, सॉरी लेड पर ऑक्साइड की नहीं, लेड सल्फेट की। देखिए मैंने क्या कहा, जब हमने चार्जिंग की इसको तो इसकी पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड की, नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड की बन गई। जब हमने इसे डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया तो इसकी दोनों ही प्लेटें जो हैं लेड सल्फेट की बन जाती है यानी कि PbSO4 की बन जाती है। और जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं ना तो इसका जो अमल है वो पतला हो जाता है, अमल जो है पतला हो जाता है यानी कि जो उसका घनत्व है वो घट जाता है, घनत्व घट जाता है। किस कंडीशन में, जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं। और जब हम इसे चार्ज करते हैं तो इसका अमल जो है गाढ़ा हो जाता है यानी कि डिस्चार्ज करने पर यानी कि चार्ज करने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कब, जब हम इसे चार्ज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना कि जब डिस्चार्जिंग के समय जल का निर्माण होता है जिसके कारण अपेक्षित घनत्व घट जाता है। ठीक है भाई, इतना आपको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या समझा, देखिए आज हमने इन सभी सेलों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। प्राथमिक के द्वितीयक सेल के बारे में भी हमने कुछ भाग पढ़ लिया है, सीसा अमल सेल का। कल की क्लास में ना हम समझेंगे कि जो लेड एसिड सेल होता है इसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर फॉल्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हम इसके कल की क्लास में पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बचा हुआ भाग जो हम कल की क्लास में करेंगे। अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा है कि जो समझ नहीं आया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कल की क्लास में दोबारा आपको बता देंगे कि कहाँ पर कैसे क्या। वैसे मुश्किल नहीं है, जो आपको थ्योरी बताई गई है ना वो थ्योरी आप अपने नोट्स में लिख लेना। जो केमिकल रिएक्शन है इनकी, वो केमिकल रिएक्शन आपको समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये बताया डैनियल सेल में कि पोरोस्पोर्ट किस चीज़ का, उसका जो ये बाहर का पात्र है किसका बनाया जाता है। ठीक है, स्थानीय क्रिया को खत्म करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस लिए, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये रासायनिक क्रियाएं होती है ना, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मैंने इतने एग्जाम देखे हैं, ठीक है, इनके एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है मैंने देख लिए, उसमें कहीं पर भी मैंने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं देखा। हमेशा थ्योरी से ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में करते हैं इतना ही, कल मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।